जन्मजात विकृति को लिस्ट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हम वे सारे जन्मजात रोगों को देख लेंगे जो एक बालक में जन्म से ही उत्पन्न होता है। समझ गए। तो सबसे पहले क्वेश्चन इस तरीक़ा से पूछता है कि जन्मजात विकृतियाँ क्या है। जन्मजात विकृतियों की सूची बनाएं और किसी एक पर चर्चा करें। तो किसी एक पर चर्चा करेगा तो इस सूची में से आपको जिस पर आप लॉन्ग याद रहेगा उस पर चर्चा कर दीजिएगा। अगर पर्सनली नाम पूछ लेगा कि फलाने पर ही बताइए तो मैं आपको पढ़ाऊँगा सभी इम्पोर्टेंट जन्मजात विकृति को अच्छे से। ठीक है, फिलहाल चलिए इसके सूची को देखते हैं कि कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर एब्नॉर्मलिटी होता क्या है, कॉन्जेनिटल जन्मजात विकार है क्या। देखिए, इसी को असमानता भी कहते हैं। शिशु में जन्म के समय से ही उत्पन्न रहने वाली विकृतियाँ या विकार जन्मजात विकार कहलाते हैं। मान गए कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के साथ ही उसका होंठ कटा हुआ है, तो हम उसको क्या समझेंगे कि यह जन्म से जो है इसमें मौजूद है। समझ गए। जन्म लेने पर ही दिख जाए वह समस्या, वही जन्मजात विकृतियाँ हो जाता है। ठीक है, और यह जो है विकृतियाँ या विकार जो है जन्मजात विकार कहलाते हैं। समझ गए चीज़ों को। अब इसके होने के क्या कारण होते हैं, तो चूंकि बच्चा जन्म से ही ऐसा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं होने का, तो देख लीजिए। एक तो उसका आनुवांशिक या वंशानुगत हेरिडेटरी, कोई भी रीजन में अगर बच्चे से कोई समस्या है तो उसमें आनुवांशिक और वंशानुगत यह बहुत प्रमुख होता है। उसके बाद हाइपोक्सिया, गर्भ में उसको ऑक्सीजन कम मिलना, यह भी कारण हो सकता है। रेडिएशन, अगर कोई फीमेल बहुत ज़्यादा रेडिएशन के संपर्क में आई थी प्रेगनेंसी के दौरान तो उसको ये कंडीशन पहुंच सकता है कि बच्चा उसका कोई ना कोई समस्या से ग्रसित हो जाए। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को जो है ज़्यादातर विकिरण क्षेत्र में जाने से रोका जाता है। संक्रमण जैसे रूबेला वायरस के अटैक से भी यह प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट है औषधियाँ, कुछ ऐसे औषधियाँ हैं जिसके लेने से जो है प्रॉब्लम आती है, जैसे एल्कोहल लेना, निकोटीन लेना और थैलीमाइड लेना। ठीक है, थैलिडोमाइड। तो ये कुछ औषधियाँ हैं जिसको सेवन अगर कोई फीमेल करती है तो उसके बच्चे पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। समझ गए। तो इसलिए फीमेल को जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से बचना पड़ता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है। और अगर बच्चे पर एक बार प्रेगनेंसी गर्भावस्था में पड़ गया प्रभाव तो उसका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बच्चे जन्मजात रोग से ग्रसित हो सकता है। तो यह सब कारण याद रखिएगा। ठीक है, बहुत आसान है याद रखना इसके कारण, मैंने बता दिया। अब चलिए हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे जन्मजात रोग है, जन्मजात विकार है जिसको हमको सूची पूछा गया है। तो चलिए सूची को एक बार देख लेते हैं। इस सूची में पहला नाम आता है, अब कोई भी नाम कहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे सीरियल दिया हूँ कि कई गो आपको मैं बताऊँगा, लेकिन आपको ये मत ध्यान में रखना है कि हाँ ये सीरियल दिया गया है तो हमको सीरियल से याद रखना है। मान गए खंड तालु 3 में दिए हैं तो आप 1 में भी लिख दीजिए। स्पाइना बाइफिरा 1 में दिया है तो 5 में याद आ रहा है तो 5 में लिख दीजिए, लेकिन लिखिए सब। ठीक है, स्पाइना बाइफिरा या स्पाइना का जो है प्रॉब्लम होता है स्पाइन का, इसलिए स्पाइना बाइफिरा नाम दिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है लॉन्ग के लिए। उसके बाद बिदर ओस्ट और खंड तालु। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये दोनों के परिभाषा पूछ लेगा और कहेगा कि इसके डिटेल से बताइए। ठीक है ना, तो यह भी दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, यानी बिदर ओस्ट मतलब समझ रहे ना, जो ओठ कट जाता है, कटा हुआ रहता है, किसी का तालु कटा हुआ रहता है, तो यही चीज़ें जन्मजात भी होता है। हाइपोएस्पेडियासिस महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें जो मूत्र का जो छिद्र होता है वह नॉर्मल जगह पर ऊपर नहीं होकर, शीशन के जो है ऊपर नहीं होकर नीचे या बीच में या कहीं और हो जाता है यह छिद्र। ठीक है, मुड़े हुए पैर या हाथ, क्लब फुट या हैंड इसको कहते हैं। अच्छिद्रित गुदा मतलब इम्परफोरेट एनस, मतलब इम्परफोरेट एनस का मतलब होता है कि जो मल द्वार होता है उस पर कोई छिद्र ही नहीं होता है, एकदम फ्लैट स्किन लगा होता है। हाइड्रोसेफलस यानी मस्तिष्क में जल भरा हुआ होता है, जल का सूजन होता है। ठीक है, पाइलोरिक एस्टोनोसिस होता है। ठीक है ना, पाइलोरिक एस्टोनोसिस होता है। उसके बाद देखिएगा मस्तिष्क पक्षाघात, सेरेब्रल पाल्सी, ऑक्सीजन कम होने से उसके मस्तिष्क का जो है आघात लग सकता है जन्मजात में। मूत्राशय का बहिर्परिवर्तन, एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर। ठीक है, उसके बाद है डाउन सिंड्रोम और उसके बाद है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट 12वां नंबर है। ठीक है, इस पर सीरियल छूट गया है, इसको VST कहते हैं और यह एक साथ 4 रोगों का उत्पन्न होना ही जो है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहलाता है और इस बार यह प्रश्न पूछा भी गया
गया था, समझ गए। तो आपको एक बार और देख लीजिए क्या क्या है। स्पाइना बाइफिरा, बिदर ओस्ट, मुड़े हुए हाथ पैर, क्लब फुट, हाइपोस्पेडियासिस, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, इम्परफोरेट एनस, हाइड्रोसेफलस, पाइलोरिक स्टेनोसिस, सेरेब्रल पाल्सी, एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर, डाउन सिंड्रोम, VSD, ये सब जन्मजात रोग है। मतलब जन्मजात रोगों की सूची यहाँ पे मैंने 12 बता दिया। आप यही अगर 12 में से 5 प्रश्न कौन कौन सा है मैं बता देता हूँ। एक हो गया VSD इम्पोर्टेंट हो गया, ओके। दूसरा इम्पोर्टेंट हो गया आपका हाइड्रोसेफलस, पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका मैंने 3 बताया। उसके बाद क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, और उसके बाद आपका हो गया स्पाइना बाइफिरा। अगर यह 4 प्रश्न 5 प्रश्न मानिए ना टोटल, अगर इस सूची में से 5 प्रश्न अगर आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेते हैं, इसमें और भी होता है, और भी जो है आपको एक आध गो जब आप डिटेल से पढ़िएगा ना तो एक आध गो और ऐसे नाम बता देंगे जो जन्मजात रोगों की सूची में आता है, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है आपको पढ़ते समय मिल जाएगा डिटेल से, जो जो इम्पोर्टेंट, और इसके अलावा भी अगर सूची होगा तो मैं बता दूंगा। बाकी यह 12 याद रखिए, ज़्यादा याद रखने से क्या मतलब, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ें हो गया, इसको आप लोग याद रखिएगा, 2-3 में पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूची पूछता है, ठीक है ना। क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है, अभी आप लोग ऊपर में सूची में देखे हैं स्पाइना बाइफिरा, ठीक है। तो स्पाइना बाइफिरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लॉन्ग में पूछ सकता है, ठीक है, कि स्पाइना बाइफिरा क्या है, इसके टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट को लिखे, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं। माय डियर, स्पाइना बाइफिरा, यह मेरुदंड मतलब स्पाइनल जो होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड का यह एक जो है जन्मजात कॉन्जेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें मेरुदंड स्पाइनल की एक या अधिक जो वर्टेब्रा कशेरुकाएं होता है पूर्णतः संबंध नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अतः उनके बीच से ऊतक या एक पुटिका यानी गैप हो जाता है। पुटिका के रूप में बहिर्क्षेपण, बाहर की तरफ जो है प्रोट्रक्शन जो है हो जाता है, मतलब बाहर की तरफ एक पुटिका मतलब एक गोला सा जो है बाहर की तरफ निकल जाता है, संबंध नहीं होने के कारण। अब आप लोग नहीं समझ रहे होंगे तो चलिए समझा देते हैं फिगर के माध्यम से। माय डियर, यही देखिएगा, बच्चा जब जन्म लेता है तो किसी किसी बच्चे में देखिएगा इस तरीक़ा से उसको जो है निकला हुआ होता है, उसके रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच निकला होता है। अब ये चीज़ें किसी बच्चे के यहाँ मस्तिष्क के और गर्दन के पास भी होता है, किसी को यहाँ नीचे होता है, किसी को यहाँ पे हो सकता है। मतलब यह जहाँ हमारा स्पाइनल ब्रेन से कनेक्ट है, तो इस स्पाइनल में नीचे सैक्रम वाले से लेकर ऊपर तक जो है आपके यह कहीं भी गोला टाइप से जो है हो सकता है, जिससे जो है आप लोग देख सकते हैं स्पाइना बाइफिरा कहते हैं। अब देख लीजिए, एक स्पाइना होता है जिसे स्पाइना बाइफिरा ओकल्टा कहते हैं। यह ओकल्टा होता है जिसमें पूर्ण रूप से क्या होता है कि यह जो है पुटिका नहीं निकला होता है, ठीक है। इस समय पुटिका निकला है ना इसमें, लेकिन इसमें पुटिका पूर्ण रूप से नहीं निकला होता है, इसमें जो है आपको पता नहीं चल पाता है। लेकिन ये मेनिंजोसिली जो है, इस मेनिंजोसिल में या फिर मायोमेनिंजोसिल में पुटिका निकल जाता है, ठीक है। तो आगे पढ़िएगा अच्छे से। तो जब पुटिका निकल जाता है तो इस प्रकार के दिखता है, पुटिका नहीं निकलता है तो बस हल्का सा जो है, हल्का सा उस पर उभार रहता है, समझ गए ना। यहाँ पे पुटिका के रूप में नहीं, यहाँ पे बस हल्का सा उभार रहेगा ओकल्टा में, समझ गए, जो कि इस प्रकार से देख सकते हैं। अब ये होता क्यों है, तो ये जो वर्टेब्रा आप लोग देख रहे हैं, ये वाला वर्टेब्रा जो है, इस वर्टेब्रा में गैप हो जाता है। गैप कहा जाए तो जैसे मान गए ये वर्टेब्रा है, ये वर्टेब्रा है, लेकिन ये वर्टेब्रा मान गए यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है, और ये वर्टेब्रा फिर यहाँ से शुरू है, तो इसके बीच में ये गैप हो गया। तो ये जो कशेरुकाएं हैं, जो वर्टेब्रा होता है बैकबोन का, वह गैप होने से, अब चूंकि यह इसमें जो है हमारा क्या होता है, स्पाइनल होता है जिसमें CSF द्रव भरा होता है, तो इसमें जैसे ही गैप मिलेगा तो ये रसरी के समान जो रचना होता है स्पाइनल, ये जो है क्या होगा, चूंकि रसरी के समान है, इसमें फ्लूइड जो है CSF दौड़ते रहता है, तो ऐसे में यह जो है क्या होगा, पुटिका के रूप में गैप मिलेगा तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। गैप मिलेगा तो बाहर निकल जाएगा, एक पुटिका के रूप में ऊपर निकल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कशेरुकाओं में पूर्णतः संबंध नहीं होने से जो है रिक्त
उफान पाए जाते हैं और जिसके फलस्वरूप जो है यह पुटिका के रूप में बाहर निकल जाता है। समझ गए ना। तो यही संबंध होता है, मतलब जैसे एक रेगुलर में होना चाहिए इसका शेप वर्टेब्रा का, तो रेगुलर में शेप वर्टेब्रा का नहीं हो पाता है और नहीं हो पाने के कारण जहाँ भी गैप मिल जाता है, अगर यहाँ गैप होगा वर्टेब्रा के बीच में, दो वर्टेब्रा के बीच में, तो यहीं पे पुटिका निकल जाएगा सूजन के रूप में। यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे गैप हुआ होगा दो वर्टेब्रा के बीच में, तो यह पुटिका यहाँ पे निकल गया है। ठीक है, तो नॉर्मली इस पुटिका को या यूँ कहा जाए तो स्पाइनल को जो है हमारा यह वर्टेब्रा क्या करता है, एक शेप प्रदान करता है, जिसके कारण यह रस्सी नुमा स्पाइनल जो है इसी अंदर जो है आराम से रहता है और इसमें फ्लूइड जो है दौड़ते रहता है। लेकिन जैसे भी यहाँ पे गैप मिल जाता है, यह रस्सी के नुमा जो संरचना है वह पुटिका के रूप में निकल जाता है इस जगह से। समझ गए। चलिए, तो ये चीज़ें हो गया। अब मैं आपको अब दिखाता हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा स्पाइना बाइफिरा का। देखिए, यह मेरुदंड का जन्मजात विकार है। क्या है? यह मेरुदंड स्पाइनल का जन्मजात विकार है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का यह जन्मजात विकार है। स्पाइनल कॉर्ड में होता यह है कि आपके संरचना में वर्टेब्रा होते हैं। ठीक है, वर्टेब्रा होते हैं, जैसे ए हो गया, ठीक है, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, इस बगल से भी है। ठीक है, वर्टेब्रा है और इसके बीच में रस्सी नुमा जो है आपके क्या है, स्पाइनल है, इसमें फ्लूइड भरा रहता है। समझ गए चीज़ों को। और इसी के जगह मेनिंजिस भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड के लेयर में मेनिंजिस होता है। समझ गए ना। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। अब मान गए कि इस बगल के वर्टेब्रा इस साइड का ठीक है, लेकिन इस साइड में ए वाला वर्टेब्रा हट गया, ए वाला साफ हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच में गैप मिल जाएगा। तो ए वाला जो हमारा स्पाइनल है यह गैप मिलते ही बाहर ऐसे निकल जाएगा पुटिका के रूप में, जहाँ भी गैप मिल जाएगा। ठीक है, तो वही कहता है कि मेरुदंड के एक या एक से अधिक जो वर्टेब्रा कशेरुकाएँ हैं वह पूर्णतः एक दूसरे के बीच में कनेक्ट नहीं रहते हैं, जिसके कारण जो वहाँ का ऊतक होता है और वो जो है वह पुटिका के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यही बहिर्क्षेपण जो है आपके स्पाइना बाइफिरा होता है। ठीक है, यह ज़्यादातर कहाँ होता है, लंबर या लैम्बोसैक्रल क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। ठीक है, परंतु यह कहीं भी हो सकता है। सैक्रल मतलब ये वाला भाग देख रहे हैं, नीचे सैक्रम होता है, सैक्रम लास्ट करता है बैकबोन का। ठीक है ना, तो सैक्रम यानी लैम्बोसैक्रल क्षेत्र या लंबर क्षेत्र में ज़्यादा होता है, बट यह कहीं भी ऊपर से लेके इस ब्रेन के नीचे तक कहीं भी हो सकता है ऐसे ट्यूमर। ठीक है, समझ गए। चलिए, अब यही प्रकार है, आपको 3 प्रकार इसका पढ़ना होगा। एक स्पाइना बाइफिरा ओकल्टा, ओकल्टा में जो पुटिका होता है पूर्ण रूप से बाहर की तरफ नहीं होता है। ठीक है, मेनिंजोसील होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेनिंजिस ही बाहर जो है निकला होता है पुटिका के रूप में, क्योंकि स्पाइनल कोड जो होता है, स्पाइनल कोड को सुरक्षा कौन देता है, मेनिंजिस देता है। ब्रेन को भी मेनिंजिस जो है देता है सुरक्षा। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड को जो सुरक्षा देने वाला मेनिंजिस होता है, तो उसके अंदर ही हमारा स्पाइनल होता है। ठीक है, स्पाइनल कोड होता है जो कि रस्सी के समान होता है और इसके जो है दोनों साइड से मेनिंजिस लेयर में सुरक्षा देते रहता है और उसके बाद वर्टेब्रा होता है। ठीक है, तो अगर वर्टेब्रा में गैप हो गया, जैसे ए वाला, ठीक है, देख रहे हैं, अब ए वाला वर्टेब्रा दोनों एक के नज़दीक होना चाहिए, लेकिन इसके और इसके वर्टेब्रा के बीच में देख रहे हैं गैप मिल गया, तो गैप मिल गया तो यह बाहर निकल गया है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए, एक वर्टेब्रा यहाँ है, एक वर्टेब्रा यहाँ है। ठीक है, जबकि इस दोनों को एकदम सटा सटा होना चाहिए, लेकिन इसके और इसके बीच में देख लीजिए गैप मिल गया, जिसके कारण यह जो है पुटिका बाहर निकल गया, यानी रिक्त स्थान मिल गया। दोनों में संबंध जो है नहीं था, पूर्ण संबंध नहीं हो पाया, जिसके कारण बाहर पुटिका के रूप में निकल गया। अब इसमें उतना जो है दिखता नहीं है बाहर से, इसमें दिखता है, पुटिका दिखता है, सूजन दिखता है, समझ गए ना। लेकिन सूजन तो दिखता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ मेनिंजिस ही होता है। इसमें सिर्फ जो स्पाइनल को ढकने वाला जो मेनिंजिस है वही पुटिका के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन ये मायोमेनिंजोसिल जो होता है, इसमें स्पाइनल भी बाहर आ जाता है, मेनिंजिस भी बाहर आ जाता है, सब के सब जो है बाहर पुटिका के रूप में आ जाता है। फिगर के माध्यम से देख भी रहे होंगे, यह जो है आपका इसमें सिर्फ ब्लैक दिख रहा है, लेकिन इसमें ब्लैक के साथ रस्सी नुमा देख रहे होंगे, धागे के समान दिख रहा है, तो ये धागे के समान जो है स्पाइनल ही होता है। तो यह जो है आपके तीनों में तीनों संरचना आप लोग देख लिए। ठीक है,
इसके 3 प्रमुख प्रकार है, वही चीज़ें हैं। पहला देख लीजिए, इंग्लिश में ही याद रखिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। स्पाइनल बाइफिरा ओकल्टा, यह ओकल्टा होता है, ठीक है। दूसरा है मेनिंजोसिल, यह जो होता है मस्तिष्क के आसपास होता है, मतलब गर्दन के आसपास मस्तिष्क के नीचे जो है होता है, ठीक है। यह हर्निया टाइप का, हर्निया में सूजन ही होता है, यह भी हर्निया ही टाइप का होता है। और यह होता है मेनिंजोमायोसिलो। अब यह जो मेनिंजोमायोसिलो होता है, मैंने वही बताया कि यह पूर्ण रूप से बाहर निकल जाता है, जिसमें सभी चीज़ें रहता है। तो यह बाइफिरा ओकल्टा वाला में उतना दिखता नहीं है, इसमें अप्रकट रहता है, ठीक है। मेनिंजोसिल होता है, इसमें हर्निया दिखता है, मेनिंजिस के साथ में इसमें हर्निया रहता है। लेकिन तीसरा है मेनिंजोमायोसिले, इसमें हर्निया के साथ साथ इसमें हर्निया यानी सूजन टाइप से पुटिका तो निकलता है, लेकिन इसमें स्पाइनल मेनिंजिस सब चीज़ रहता है, ठीक है। अब पहला है ओकल्टा स्पाइना बाइफिरा ओकल्टा, द्वितीय अप्रकट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं। चलिए हम लोग इसको अच्छे देखिए, इंग्लिश में ही याद रखिए, बेटर रहेगा। स्पाइना बाइफिरा ओकल्टा क्या याद रखिएगा, अप्रकट, द्विखंडित, मेरुदंड, ऐसे दिक्कत होगा, इसलिए स्पाइना बाइफिरा ओकल्टा याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी में लिखना होगा तो स्पाइना बाइफिरा ओकल्टा लिख दीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे, इसमें बहिर्क्षेपी ऊतक जो है कशेरुकाओं तक सीमित रहता है, मतलब वर्टेब्रा तक ही सीमित रहता है। विकार बाहर से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसमें मेरुरज व मस्तिष्क झिल्लियाँ समान रहती है, ठीक है। अतः कोई तंत्रिकीय कमी परिलक्षित नहीं होती है, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। अब देखिए फिगर में आप लोग देख लीजिए, इसमें जो आपका मेनिंजिस है, जो स्पाइनल है, अपने जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें होता यह है कि पूर्ण रूप से जो है बाहर की तरफ आपको दिखेगा नहीं कि हाँ यहाँ पे पुटिका या सूजन वगैरह या हर्निया के टाइप में निकला हुआ है, इसमें निकला हुआ नहीं रहता है, ठीक है। यह जो होता है यह वर्टेब्रा तक ही सीमित रहता है, मतलब इसमें हल्का फल्का वर्टेब्रा में गैप होता है, इतना गैप नहीं होता है कि यह बाहर निकल जाए, ठीक है। तो यही जो है हमारा ओकल्टा होता है, यह अप्रकट होता है, इसमें दिखता नहीं है, ठीक है। और इसमें उतना ज़्यादा दिक्कत भी, न्यूरोलॉजिकल क्षति भी नहीं पहुँचता है, ठीक है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि स्पाइनल हमारा न्यूरो सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। तो ये बात समझिए, इसमें कोई न्यूरोलॉजिकल कमी दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें कोई मेरुरज में या झिल्लिया में कोई जो है क्षति नहीं पहुंचता है, बाहर नहीं निकल पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्टेब्रा उतना ज़्यादा गैप में नहीं हो पाता है कि पुटिका बाहर निकल जाए, हल्का फल्का गैप होता है, जो गैप होने से वह वर्टेब्रा तक ही वह सीमित रह जाता है, बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। तो ओकल्टा ही होता है। अब दूसरा है मेनिंजोसिल, देख लीजिए स्पेलिंग देख लीजिए, मेनिंजोसिल, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कशेरुकाओं मतलब वर्टेब्रा के मध्य से मेनिंजिस मस्तिष्क का आवरण जो है, मस्तिष्क का आवरण या स्पाइनल कोड का भी आवरण मेनिंजिस ही होता है, यह झिल्लियाँ पुटिका के रूप में बाहर निकल जाती है। अब दूसरा कंडीशन में होता यह है कि चूँकि स्पाइनल कोड को सुरक्षा मेनिंजिस देता है, ब्रेन को भी सुरक्षा मेनिंजिस देता है, लेयर होता है। अब ये मेनिंजिस क्या होता है, मेनिंजोसिल में बाहर निकलता है, सिर्फ मेनिंजिस ही बाहर निकलता है, ठीक है, सिर्फ मेनिंजिस ही बाहर निकलता है, और यह पुटिका के रूप में बाहर निकल जाता है दो कशेरुकाओं के मध्य में। जैसे ही दो कशेरुकाओं के मध्य में पूर्णतः संबंध नहीं होगा, इतना गैप मिल जाएगा कि मेनिंजिस झिल्ली जो है बाहर निकल सके, तो वह निकल जाता है, ठीक है। और वह पुटिका के रूप में बच्चे के पीछे वाले भाग में ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भी हर्निया के रूप में, सूजन के रूप में यह जो है झिल्ली प्रकट हो जाएगा, ठीक है। इसमें मस्तिष्क द्रव CASF भरा रहता है, यह ऊपर पतली झिल्ली या त्वचा से ढकी हो सकती है, हल्की सी चोट से इसमें CASF रिसाव शुरू हो जाता है, समझ गए। अब इसमें मस्तिष्क द्रव भरा होता है CASF, जो कि स्पाइनल में से लेकर मस्तिष्क तक जो है जाता है। अब यह ऊपर से एक झिल्ली या एक त्वचा से ढकी होती है, और हल्की सी चोट लगने पर इसमें से CASF का रिसाव शुरू हो सकता है। अगर बच्चे के पीठ वाले भाग में ऊपर से लेकर नीचे कहीं भी अगर बीचों बीच अगर सूजन दिखे, तो उस सूजन को छेड़छाड़ नहीं करिए, वह लक्षण है स्पाइना बाइफिरा का, ठीक है। चलिए, तो इसमें देख लीजिए ये हो जाता है। अब दूसरा है मेनिंजोमायोसिल, ठीक है, याद रखिएगा, मेनिंजोमायोसिल, अगर नहीं याद होगा एग्जाम में पूछ देगा, गड़बड़ा जाइएगा, याद रखिएगा।
इसमें कशेरुकाओं यानी वर्टेब्रा, ठीक है, बीदर यानी लेफ्ट से बीदर से थैलीनुमा संरचना बाहर निकलती है जिसमें मेनिंजिस, मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क द्रव भरा होता है। यह अधिकतर लंबर या लंबोसैक्रल क्षेत्र में पाई जाती है। अब माइलोसिल जो होता है, इसमें आपके बाहर जो पुटिका निकलता है, दो कशेरुकाओं के बीच में जगह जैसे ही मिल जाता है गैप हो जाता है, और गैप होने से क्या होता है कि जो मेनिंजोमायोसिल में जो पुटिका बाहर निकलेगा उसमें आपके मेनिंजिस भी होगा, झिल्ली भी होगा, मेरुरज्जी स्पाइनल कॉर्ड भी होगा, और मस्तिष्क द्रव उसमें भरा रहता है CSF, तो CSF भी रहेगा। यानी तीनों चीज़ें पूर्ण रूप से बाहर आ जाएगा तो वह मेनिंजोमाइलोसिल होता है। समझ गए? अगर सिर्फ झिल्ली यानी मेनिंजिस पुटिका के रूप में बाहर आएगा तो वह जो है मेनिंजोसिल होता है। अगर कोई पुटिका बाहर नहीं आएगा, अप्रकट रहेगा, सिर्फ कशेरुकाओं तक ही वह सीमित रह जाएगा, बाहर से नहीं दिखेगा सूजन, हर्निया, तो वह ओकल्टा होता है। समझ गए? तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। अब जब ये मेनिंजोमाइलोसिल होता है, यह ज़्यादातर लंबर से लेकर लंबोसेक्रल क्षेत्र में यानी पीठ के निचले हिस्से में ज़्यादा होता है, जो कि आप फिगर में देख चुके हैं। तो मेनिंजोमाइलोसिल में ये याद रखना है कि इसमें जो थैलीनुमा संरचना बाहर निकलता है वर्टेब्रा के गैप होने से, वह जो है मेनिंजिस हो सकता है, मस्तिष्क का आवरण इसको कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड रहता है जिसमें CSF द्रव जो है भरा रहता है, ठीक है, और यह तीनों मिल के बाहर निकल जाएगा तो वही मेनिंजोमाइलोसिल हो जाता है, तीसरा प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, इन विकारों के कारण इसमें समान कमजोरी से लेकर टांगों का पैरालिसिस, मूत्राशय व मलाशय का संवेदी लोप, सेंसरी लोप हो जाता है, जैसे तंत्रिकीय विकार उत्पन्न हो सकते हैं। विकार के उच्च कशेरुकाओं में होने पर अधिक तंत्रिकीय कार्य प्रभावित होते हैं। पहला वाला हम लोग ओकल्टा देखें तो उसमें कोई जो है लक्षण तंत्रिकीय क्षति नहीं होती है, वह एक नॉर्मल सा जो है हल्का सा उसमें वर्टेब्रा में गैप रहता है। अब इतना नहीं होता है कि वह बाहर निकल जाए, इसलिए वो नॉर्मल रहता है, बाहर से दिखता भी नहीं है। दूसरा, उसमें मेनिंजिस बाहर निकलता है, ठीक है, CSF रहता है तो हल्का उसमें से रिसाव हो सकता है, लेकिन उसमें भी क्षति हो सकता है, दूसरा वाला में भी। तीसरा वाला में तो और भयंकर क्षति होगा क्योंकि इसमें स्पाइनल कॉर्ड के साथ CSF, मेनिंजिस सब बाहर है। अब इसमें सेंसरी लोप जो है, मलाशय का, मूत्राशय का जो है आपको संवेदी लोप हो सकता है। अब जब ये तंत्रिकीय लोप हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब मूत्र लग रहा है, कब जो है मन लग रहा है, और जब नहीं पता चलेगा तो जहाँ जैसे मन, जब मन आपका जो है मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, ऑटोमेटिक जो है जब होगा तब हो जाएगा, तो ये संवेदी लोप हो जाएगा। साथ में बहुत सारे तंत्रिकीय क्षति हो सकता है, ठीक है, और अगर अगर वर्टेब्रा का क्षति पहुंचता है तो और ज़्यादा यह तंत्रिकीय कार्य को प्रभावित करेगा, कमजोरी से लेकर टांगों तक पैरालिसिस कर सकता है। तो यह तीसरा वाला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़तरनाक होता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 3 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। उपचार क्या होता है? प्रकार समाप्त हो गया। इसका उपचार ट्रीटमेंट में क्या होगा, चीज़ों को देख लीजिए। जन्म के बाद जितना जल्दी संभव हो सर्जरी के द्वारा विकार यानी यह प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, इसे लेमिनेक्टोमी जो है कहते हैं। लेमिनेक्टोमी के जरिए जो है इसे ठीक किया जाता है, और जितना जल्दी हो सके सर्जरी के द्वारा इसे सही करवा लेना चाहिए, वरना इससे अगर मान गए डैमेज हो जाएगा, यह ट्यूमर जो बाहर निकला है, हर्निया, यह जो है डैमेज होगा तो इससे CSF निकलने लगेगा, जिससे बहुत ज़्यादा संक्रमण हो जाएगा और ज़्यादा जो है तंत्रिकीय क्षति व्यक्ति को पहुंचेगा, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा। तो जितना जल्दी हो सके उपचार, इसका कोई दवाई वगैरह काम नहीं करता है, एकमात्र जो है सर्जरी होता है, और वह लेमिनेक्टोमी सर्जरी होता है। ठीक है, चलिए, इससे शीघ्र शैल क्रिया के निम्न कारण है। अब जल्दी से शैल क्रिया क्यों करवाना चाहिए, इसके निम्न कारण है, देख लीजिए। पुटिका मतलब जो ट्यूमर है उसके फटने से वहाँ से CSF रिसाव होगा और फिर अंदर संक्रमण का खतरा हो जाएगा। ठीक है, तो चूँकि उस पुटिका में हम लोग जानते हैं मेनिंजिस भी है, स्पाइनल भी है, CSF भी है। ठीक है,
उसके बाद है नर्व के क्षमताओं में अधिक विकार रोकने हेतु, और ज़्यादा जो है नर्व जो है प्रॉब्लम ना हो, तंत्रिकीय क्षमता में गड़बड़ी नहीं आए नर्व के, तो इसके जल्दी से जल्दी रोकने के लिए जो है, अगर मान गए नर्व में प्रॉब्लम होने लगेगा धीरे धीरे, मान गए अभी पैर में ही प्रॉब्लम है तो आगे चल के हाथ में भी प्रॉब्लम सुनपन होगा, अभी ब्लेडर में प्रॉब्लम है, मलाशय में प्रॉब्लम है, तो इस सब को तंत्रिकीय क्षमताओं को अधिक विकार को रोकने के लिए। ठीक है। तीसरा है सौंदर्य व संरचना युक्त सुधार हेतु। अब तीसरा जो है वह ये भी कारण होगा कि ट्यूमर निकलने पर सही दिखता नहीं है, बहुत भद्दा दिखता है, बहुत गड़बड़ हो जाता है, तो उसके कॉस्मेटिक पर्पज से, मतलब सौंदर्य के संरचना सुधारने के लिए भी यह किया जाता है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे यह जो सर्जरी है न्यूरो सर्जन के द्वारा किया जाता है, जिसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसी में एक न्यूरो सर्जन भी होता है जो न्यूरो से संबंधित चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं। कुछ शल्य चिकित्सक पर्याप्त त्वचा के विकास हेतु कुछ समय पश्चात सर्जरी करना पसंद करते हैं, जिससे इसे बंद करने हेतु पर्याप्त त्वचा उपलब्ध हो। अगर बच्चा जन्मजात दिखा और जन्म होते ही बच्चा को यह जो है ट्यूमर दिखा, तो जैसे ही यह ट्यूमर दिखा तो कुछ डॉक्टर न्यूरो सर्जन ऐसे होते हैं जो कुछ समय का इंतज़ार करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जन्म लिया और अगर उस समय अगर आप सर्जरी करवाइएगा तो उस समय उसका स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है और पर्याप्त जो है उसके स्टिचिंग के लिए जो है पर्याप्त नहीं होगा, तो इसलिए कुछ समय का इंतज़ार करते हैं ताकि इसका जो स्किन है थोड़ा सा और ज़्यादा जो है इसमें परिपक्वता आ जाए, जिससे सर्जरी के बाद इसे जो है बंद करने में आसानी हो। ठीक है, तो यह न्यूरो सर्जन के द्वारा किया जाता है। चूँकि ये स्पाइनल हमारा ब्रेन ए न्यूरो से ही रिलेटेड है। रोकथाम प्रिवेंशन, अब इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? तो प्रसव निदान तकनीक जैसे एमनियोटेसिस मतलब एमनियोटिक द्रव का परीक्षण करें तथा अल्फा फोटो प्रोटीन की बढ़ी हुई मात्रा के परीक्षण द्वारा 14 से 16 सप्ताह के गर्भकाल में इसका पता किया जा सकता है, ताकि गर्भपात का निर्णय किया जा सके। अगर मान के गर्भ में आपको इस चीज़ का पता चल जाता है कि बच्चा में पीछे की तरफ से एक ट्यूमर निकल रहा है जो असमान है, ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे कि गर्भपात करा के उसे जो है समाप्त कर देंगे। ठीक है ना, अगर 14 से 16 सप्ताह में पता चल जाएगा तो इसीलिए अल्फा फोटो प्रोटीन की बढ़ी हुई मात्रा का परीक्षण द्वारा हम गर्भकाल में यह पता किया जा सकता है ताकि गर्भपात का निर्णय लिया जा सके। दूसरी चीज़ें है एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो कि यूट्रस के अंदर बच्चे के चारों साइड से होता है, तो इस एमनियोटेसिस भी किया जाता है, इस एमनियोटिक फ्लूइड का परीक्षण, तो ये सब करके पता किया जाता है, जिससे रोकथाम आप पहले कर सकते हैं। दूसरा है विकार जन्य कारकों का निवारण कर इससे बचा जा सकता है, और अन्य ये समाधान पाने के लिए आप इसका निवारण करके बच सकते हैं। ठीक है, और जो आप कारण देखे हैं कि जन्मजात कारण इन कारणों से होता है, तो एक माँ को उन कारणों से बचना चाहिए। ठीक है, जैसे दवाइयों को उपयोग से, अननेसेसरी धूम्रपान वगैरह। ठीक है, जन्मजात उसके बाद वंशानुगत अगर ये चीज़ें चल रहा है तो उसको देखकर जांच वगैरह करवा के रोक सकते हैं। तो जो कारण था उस कारण के लिए जो है उस कारण के रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, जिससे यह जन्मजात रोग है जिससे ये न हो। ठीक है, तो मैंने आपको टोटल बता दिया, अच्छे से समझा दिया इसका रोकथाम मुख्यतः यही चीज़ें होता है कि आप प्रसव में जांच करवाएं, जांच करवाने से पता चले कि बच्चे में कोई असमानता है, तो अगर गर्भपात कराने के समय अभी है तो करवा सके, वरना इसको कोशिश करेंगे कि अच्छे से जो है बच्चे का रखा जाए और तुरंत जो है इसका शल्यक्रिया करवा दिया जाए जन्म के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है। अगर मान गए एमनियोटिक फ्लूइड से कोई प्रॉब्लम, संक्रमण वगैरह फैल सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड सही नहीं है तो इसका परीक्षण किया जाता है। तो ये सब जो है आपके रोकथाम करने का तरीका है। बाकी जो है शल्यक्रिया तुरंत क्यों करवाना चाहिए, इन सभी कारणों के लिए। 3 कारण कौन सा है? स्पाइना बाइफिरा ओकल्टा, मेनिंजोसिल और मेनिंजोमाइलोसिल, तीनों प्रकार याद रखिएगा। होता क्या है याद रखिएगा, 10 नंबर में पूछेगा सूची के साथ में, तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में।